डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार। हाई कोर्ट की भूमिका का अधिकार क्षेत्र पर उठाई सवाल। तेलंगाना फोन टैंपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को सरेंडर का दिया निर्देश। हिरासत में पूछताछ के लिए सरेंडर करना होगा। केरल वीसी नियुक्ति गतिरोध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पैनल को उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सप्तपदी न होने पर शादी को अमान्य ठहराया। कहा, सिर्फ आर्य समाज सर्टिफिकेट ही सही शादी का सबूत नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जरूरी रस्में करना अनिवार्य है। नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों के जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सितंबर में लद्दाख में राज्यहुड के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में ले लिया गया था। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें उनके पति की हिरासत को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की ओर से दायर एक याचिका का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने की अनुमति मांगी है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। वांगचुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया है कि वांगचुक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने की अनुमति दे दी जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि अगर वांगचुक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है तो यह अन्य कैदियों के लिए भी एक मिसाल कायम होगा। अदालत ने कहा, अभी तक इस फैसले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने तर्क दिया कि वांगचुक को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। वहीं मेहता ने कहा कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया। वांगचुक की ओर से दायर याचिका में उनकी हिरासत को चुनौती दी गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे भारत में निर्देश जारी किए। राज्यों यूटीएस से सहायक उपकरणों पर रिपोर्ट मांगी। दिव्यांग कैदियों के अधिकारों और सम्मान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल सिस्टम में एक बड़ा दिव्यांगों को शामिल करने वाला फ्रेमवर्क लागू करने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सत्यन नरवूर की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिसमें दिव्यांग कैदियों के लिए जरूरी सुविधाओं और सही कानूनी सिस्टम की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता में उठाई गई कई चिंताओं पर एल मुरुगनंथम बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में पहले ही बात हो चुकी थी, जहां तमिलनाडु की जेलों के लिए बड़े पैमाने पर गाइडलाइंस बनाई गई। यह देखते हुए कि यह सुरक्षा उपाय पूरे देश में लागू होने चाहिए। बेंच ने औपचारिक तौर पर मुरुगनंथम के निर्देशों को सभी राज्यों और यूटीएस तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने माना कि देश भर की जेलों में दिव्यांग कैदियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमी है और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह बात दर्ज की कि कई जेल मैनुअल में रैंप, सहायक उपकरण, आसानी से मिलने वाले टॉयलेट और इलाज की सुविधाओं जैसे जरूरी एक्सेसिबिलिटी नियमों की कमी है। मुरुगनंथम फ्रेमवर्क को एक ऐसा अपनाने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी जेलों में व्हीलचेयर,
फ्रेंडली जगह, आसानी से मिलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, खास थेरेपी रूम, ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ, सही डाइट, रेगुलर फिजियोथेरेपी और दिव्यांगता से संवेदनशील प्रोसीजर बनाए रखने चाहिए। स्वतंत्र शिकायत निवारण सिस्टम, हर राज्य और यूटी को दिव्यांग कैदियों के लिए खास तौर पर एक मजबूत, आसानी से मिलने वाला शिकायत सिस्टम बनाना होगा ताकि उन्हें गलत व्यवहार और अनदेखी से बचाया जा सके। दूसरा, सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा। किसी भी कैदी को दिव्यांगता की वजह से पढ़ाई के मौके से दूर नहीं किया जाना चाहिए। जेलों को उनकी भागीदारी को मुमकिन बनाने के लिए सभी सही बदलाव करने होंगे। तीसरा, RPWD एक्ट की धारा 79 लागू होगा। दिव्यांगता अधिकारों की जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने पर सजा के तौर पर 5 लाख तक का जुर्माना जरूरी बदलाव के साथ जेलों पर लागू होना चाहिए। चौथा, असिस्टिव डिवाइस। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कोर्ट ने हर राज्य और यूटी से जेलों के अंदर मोबिलिटी एड्स और दूसरे असिस्टिव इक्विपमेंट देने और उनके रखरखाव के लिए डिटेल्स प्लान मांगा। अप्रैल 2026 तक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। बेंच ने सभी राज्यों और यूटी को 4 महीने के अंदर पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया। कंप्लायंस रिपोर्ट के रिव्यू के लिए पिटीशन पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जस्टिस JS पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति को दोनों विश्वविद्यालयों के लिए एक नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर गतिरोध चल रहा था। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नियमित कुलपति नियुक्ति की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समिति को निर्देश दिया है कि वह दोनों विश्वविद्यालयों के लिए एक नाम की सिफारिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के मामले में गतिरोध बहुत लंबा चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पत्रों की आदान प्रदान में नहीं जाना चाहती है, बल्कि गतिरोध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति को निर्देश दिया है कि वह दोनों विश्वविद्यालयों के लिए एक नाम की सिफारिश करे और इसे सीलबंद लिफाफे में जमा करे। कोर्ट ने कहा कि वह अगले गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से केरल के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के गतिरोध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। समिति की सिफारिश के बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगी और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 2 बलात्कार मामलों की सुनवाई दूसरे न्यायाधीश को सौंपने की मांग की थी। रेवन्ना ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सुनवाई कर रहे न्यायाधीश उनके खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं, क्योंकि इसी न्यायाधीश ने उन्हें पहले एक अन्य बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश ने अपने फैसले में जो टिप्पणियां की थीं वे रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी और कर्नाटक हाईकोर्ट के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए की गई थी। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणियों को पक्षपात या पूर्वाग्रह का अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश पिछले मामले में दोषी ठहराए जाने के तथ्य से प्रभावित नहीं होंगे और वर्तमान मामले में साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करेंगे। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश वर्तमान मामले में निष्पक्ष सुनवाई करेंगे और पिछले मामले में दोषी ठहराए जाने के तथ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे। रेवन्ना के वकील सिद्धार्थ डे ने न्यायाधीश की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि न्यायाधीश ने वकीलों के खिलाफ भी टिप्पणियां की थीं। CJI कांत ने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणियां हाईकोर्ट के आदेश से प्रेरित थी और वकीलों को न्यायाधीशों को बंधक नहीं बनाना चाहिए था। अंत में पीठ ने रेवन्ना की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह हाईकोर्ट के समक्ष माफी मांग सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह जिला न्यायपालिका के मनोबल का ध्यान रखना चाहती है और इस तरह का संदेश नहीं देना चाहती कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है। इस पुनर्गठित समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा करेंगे। समिति के सदस्य हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस राजा विजय राघवन वी केरल यानी केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस अनूप चिटकारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस सूरज गोविंदाराज कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। समिति के उद्देश्य हैं न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को अपनाने, विकसित करने और तैनात करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करना, न्याय की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जिसमें केस प्रबंधन, शेड्यूलिंग और प्रलेखन शामिल है, मुकदमेबाजों के लिए पहुंच बढ़ाना और कानूनी कार्यवाही को अधिक नेविगेबल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना, न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट और जवाबदेह बनाना। समिति के कार्यों में सहायता करने वाले सदस्य हैं, जिसमें अनुपम पटरा ओएसडी रजिस्ट्रार प्रौद्योगिकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सदस्य सचिव और संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। आशीष जे शिरधोंकर सदस्य प्रणाली ई समिति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करूल भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट देखने के बाद टिप्पणी की कि मद्रास हाईकोर्ट में कुछ गलत हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा, जिसमें सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। करूड़ भगदड़ सितंबर में हुई थी, जब तमिलका वेट्री कजगम पार्टी के नेता और अभिनेता विजय की रैली में 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था और उसने सीबीआई जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी शामिल होंगे। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि वह अपने आदेश पर पुनर्विचार करे और सीबीआई जांच को रद्द करे। सरकार ने कहा कि एसआईटी जांच ठीक से चल रही है और इसमें कोई पक्षपात नहीं है। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगा और तमिलनाडु सरकार की अपील पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व जज अजय रस्तोगी शामिल होंगे। यह समिति सीबीआई जांच की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि जांच ठीक से हो। सीबीआई ने करूर भगदड़ की जांच शुरू कर दी है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भगदड़ कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे तक हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह आदेश राज्य के इस आरोप के मद्देनजर दिया कि राव के आईक्लाउड अकाउंट से कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा बरामद नहीं किया जा सकता। राव पर आरोप है कि उन्होंने पिछली बीआरएस सरकार की मदद करने के लिए राजनेताओं, हाईकोर्ट के जजों और अन्य लोगों के फोन इंटरसेप्ट किए। राज्य ने दावा किया कि राव ने कोर्ट के पहले के निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें अपने सभी iCloud पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा गया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, उनका कहना है कि उनके पास आपकी पार्टी से इकट्ठा करने के लिए कोई सबूत नहीं है, क्योंकि डेटा उपलब्ध नहीं है। यह कहीं और हो सकता है। हम मामले को लंबित रखेंगे, हिरासत में पूछताछ होने दें। कोर्ट ने राव को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने आगे की जांच के लिए सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में पूछताछ कानून के अनुसार की जाएगी और मामले को शुक्रवार के लिए लिस्ट किया जाएगा।
राव ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन किया और अपने iCloud अकाउंट के पासवर्ड रीसेट कर दिए। हालांकि राज्य ने दावा किया कि राव ने 5 iCloud अकाउंट में सिर्फ 2 के पासवर्ड रीसेट किए। अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगा और राव की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा लाभ मिलेगा। यह फैसला उन डॉक्टरों के लिए भी लागू होगा जिन्हें सरकार ने आधिकारिक तौर पर नियुक्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया और स्वास्थ्य पेशेवरों पर पड़ने वाले दबाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा, हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों ने हिम्मत से काम लिया और चुनौतियों को हिम्मत में बदला। कोर्ट ने महामारी के दौरान डॉक्टरों की भूमिका की सराहना की और कहा कि उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, हमारे डॉक्टरों की हिम्मत और बलिदान कभी ना मिटने वाला है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा लाभ उन डॉक्टरों के परिजनों को भी मिलेगा जिन्हें सरकार ने आधिकारिक तौर पर नियुक्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी। कोर्ट ने कहा कि कानूनों और नियमों का उद्देश्य डॉक्टरों को काम पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना था और बीमा योजना का उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों को यह भरोसा दिलाना था कि देश उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि मुनबब्बम की जमीन वक्फ संपत्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला विवादित जमीन के बारे में है और इस पर अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखनी होगी। मुनबम की जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। केरल वक्फ बोर्ड के 2019 में इस जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह जमीन वक्फ संपत्ति नहीं है, वक्फ बोर्ड की ओर से इसकी अधिसूचना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला विवादित जमीन के बारे में है और इस पर अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति बनाई रखनी होगी। कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल को इस मामले में फैसला करने का अधिकार है और हाईकोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास इस मामले में सबूत और गवाहों को सुनने की क्षमता है और वह इस मामले में फैसला कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा और तब तक यथास्थिति बनाए रखनी होगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में सभी पक्षों और नोटिस जारी कर रहा है और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वह एक बहुत ही सख्त व्यक्ति हैं और अदालत की कार्यवाही पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने अदालत के समक्ष लंबित मामलों पर टिप्पणी करने और सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का गलत अर्थ निकालने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। सीजीआई ने कहा, अब लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि वे एक प्रश्न पूछने पर पक्षपात का आरोप लगाने लगते हैं। मैं बहुत सख्त व्यक्ति हूं और इन चीजों से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि न्यायालय को कुछ चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है और कभी-कभी अदालत में हाइपर एनालिटिकल स्थितियां बनाई जाती हैं। सीजीआई ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रश्नों का उद्देश्य दोनों पक्षों की दलीलों की ताकत को परखना है और ये अदालत के अंतिम निर्णय को नहीं दर्शाते। हालांकि बिना समझे लोग निष्कर्ष निकाल देते हैं और सुनवाई के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्नों के आधार पर कार्यवाही के बारे में कथा बुनने लगते हैं। सीजीआई की ये टिप्पणियां एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें पूर्व सांसद प्रज्ञवाल रेवन्ना ने अपने खिलाफ बलात्कार के मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की थी। रेवन्ना के वकीलों ने तर्क दिया था कि ट्रायल जज की कुछ टिप्पणियों ने पक्षपात की आशंका पैदा कर दी है। हालांकि सीजीआई ने दावा खारिज कर दिया और कहा कि बेंच की टिप्पणियों से पूर्वाग्रह का संकेत नहीं मिलता है।
फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।